प्रश्न नंबर है आपका 3034। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। तो नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कूट थे आपके 2 और 3, 1 और 2, 1 2 और 3, 2 3 और 4। तो प्रश्न आपका क्या था, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे। तो बाबर के साम्राज्य में कौन कौन से राज्य आपके सम्मिलित थे? काबुल का क्षेत्र सम्मिलित था, पंजाब का क्षेत्र भी सम्मिलित था आपका, और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र भी सम्मिलित था। लेकिन आपका आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र ये बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो जब खानवा का युद्ध होता है कब? 1527 ईस्वी में। तो राणा सांगा पराजित हो जाता है। भले राणा सांगा के पराजित होने के बावजूद भी वह बाबर राजस्थान को अपने साम्राज्य में नहीं मिला पाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा? तो 1 2 3, तो वो किस में है आपके? वह आपके सी में। तो बाबर के राज्य में कौन कौन से राज्य सम्मिलित थे? काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। तो ये ही आपके 3 बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे, आपका चौथा नहीं था। अगला प्रश्न आपका 3035। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र में तैमूरी या तिमूरिद राजवंश स्थापित हुआ। तो नीचे दिए गए कूटों में कूट कर आपको सही उत्तर चुनिए। 3 सही है, एक केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 3 सही है, या 1 2 और 3 सही है। तो प्रश्न आपका क्या था? बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप यानी भारत में क्या क्या परिवर्तन हुआ था? तो उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई थी। तो आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि बारूद का उपयोग कब हुआ था सबसे पहले भारत में? तो विजयनगर और बहमनी के युद्ध में। जब विजयनगर का और बहमनी राजवंश के विरुद्ध युद्ध चल रहा था तब सबसे उसमें पहले क्या बारूद का प्रयोग हो चुका था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कट जाता है, कौन सा? 1। इससे पहले बारूद उपयोग भारत में हो चुकी थी। नंबर 2, इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। तो ये दिल्ली सल्तनत के अंदर ही शुरुआत हो गई थी किसकी? स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की। यानी जो बाबर के आने से पहले ही इस मेहराब और गुंबद बनने की भारत में शुरुआत हो चुकी थी। तो आपका 2 भी गलत है। इस क्षेत्र में तैमूरी या तिमूरिद राजवंश स्थापित हुआ था। हाँ, ये बात सही है। बाबर के आने के बाद क्या हुआ था? इस क्षेत्र में तैमूरी या तिमूरिद राजवंश स्थापित हुआ था। तो आपको ऑप्शन नंबर होगा इसमें केवल 3 सही है, ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बादशाहों में किसे कलंदर कहा जाता है? हुमायूं को, बाबर को, अकबर को, शाहजहां को। तो निम्नलिखित बादशाहों में किसे कलंदर कहा जाता है? तो कलंदर किसको कहा जाता है? कलंदर कहा जाता है आपको बाबर को। तो किस बादशाह को कलंदर कहा जाता है? बाबर को। अगला प्रश्न, पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी। तो पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? वह हराया था आपका इब्राहिम लोदी को। तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था आपका? 1526 ईस्वी में। तो पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। अगला प्रश्न, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता, उसकी घुड़सवार सेना, तुलगमा प्रथा, अफगानों की आपसी फूट। तो प्रश्न आपका क्या है? पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? वह था आपको उसकी सैन्य कुशलता। यानी उस सैन्य कुशलता के बलबूते पर ही पानीपत का युद्ध जीत पाता है। तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। और किसके विरुद्ध? इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। तो पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। और भी कारण थे, उसकी घुड़सवार सेना भी अच्छी थी, तुगलकमा प्रथा उसने शुरुआत की थी, अफगानों में आपसी फूट भी थी, है ना। तो ये सबसे उसका मुख्य कारण था, वह उसकी सैन्य कुशलता ही थी। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर एवं राणा सांगा के मध्य, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य, शेरशाह सूरी एवं अकबर के मध्य, हुमायूं एवं इब्राहिम लोदी के मध्य। प्रश्न क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? वह हुआ था बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य। कब? 1526 ईस्वी में। बाबर एवं राणा सांगा के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध जी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके विरुद्ध हुआ था? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया?
1526 में, 1527 में, 1525 में, 1524 में। तो किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो वह कब किया था आपका? 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न, मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह था मानसिंह, राणा प्रताप, सवाई उदय सिंह या राणा सांगा? तो मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर हराता है वह राजा कौन था? वह थे आपके राणा सांगा। इनका अन्य नाम भी है संग्राम सिंह। राणा सांगा का दूसरा नाम क्या था? संग्राम सिंह। यदि आपका संग्राम सिंह भी मिले तो आप ऑप्शन उसमें टिक कर सकते हैं। तो मेवाड़ के जिस राजा को 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह कौन था? राणा सांगा। अगला प्रश्न 3042, निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई? नियामुद्दीन अहमद, अबुल फजल, गुलबदन बेगम, अब्बास खां सरवानी? तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से या जहर देने से हुई थी? वह लिखा था गुलबदन बेगम ने। तो गुलबदन बेगम कौन थी? ये बाबर की पुत्री थी, है ना, बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी। तो इन्होंने हुमायूंनामा भी लिखा है गुलबदन बेगम ने। जब बाबर की मृत्यु हुई थी तब इनकी उम्र कितनी थी? लगभग 8 वर्ष थी, किनकी? गुलबदन बेगम की। तो निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई थी? वह लिखा है आपकी गुलबदन बेगम ने। अगला प्रश्न है 3043, बाबर ने सर्वप्रथम स्वयं को बादशाह घोषित किया था फरगना में, समरकंद में, काबुल में, पानीपत में? तो बाबर ने सर्वप्रथम स्वयं को बादशाह घोषित किया था, कहाँ किया था? ये काबुल में किया था। जब काबुल को भेद कर लेता है बाबर तो बादशाह की पदवी धारण करता है। कौन? बाबर। जब पदवी धारण कर लेता है फिर ये क्या करता है? अपने आप स्वयं को बादशाह घोषित कर देता है। कौन? बाबर। कहाँ करता है? काबुल में। अगला प्रश्न, बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी काबुल में, फरगना में, दिल्ली में, समरकंद में? तो बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी। ये पादशाह की पदवी कहाँ धारण की थी? वह की थी आपकी काबुल में, है ना। फिर आपको ये क्या करता है? ये स्वयं को बादशाह घोषित कर देता है। जब पादशाह की पदवी धारण कर लेता है बाबर फिर क्या करता है? ये बादशाह घोषित कर देता है अपने आप को। अगला प्रश्न, इनमें से किस बादशाह को कलंदर कहा गया है? जहांगीर को, अकबर को, शाहजहां को, बाबर को? तो कलंदर किस बादशाह को कहा जाता है? तो कलंदर कहा जाता है आपको बाबर को, है ना। तो बाबर को क्या कहा जाता है? कलंदर। अगला प्रश्न 3046, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निम्नांकित ने प्रेरित किया था? सिकंदर लोदी ने, बहलोल लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने या दौलत खान लोदी ने? तो प्रश्न क्या था? बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निम्नांकित ने प्रेरित किया था। किसने प्रेरित किया था? दौलत खान लोदी ने। अन्य नाम भी मिलती है, राणा सांगा का भी नाम इसमें आता है कि बाबर को इन्होंने प्रेरित किया था दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। और किसने? आलम खान ने। तो ये 3 नाम मिलते हैं आपको। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निम्नांकित ने प्रेरित किया था। तो इसमें सिर्फ आपका एक ही नाम है, कौन है? दौलत खान लोदी। बाकी तीनों कौन है? लोदी वंश के संस्थापक थे, यानी लोदी वंश के शासक थे। बहलोल लोदी ने स्थापना की थी लोदी वंश की। उसके बाद आपका सिकंदर लोदी था जिसने आगरा की स्थापना की थी। फिर उसके बाद आखिरी में कौन आता है? इब्राहिम लोदी, जिसके बाबर का युद्ध होता है कब? पानीपत का 1526 ईस्वी में। तो इब्राहिम लोदी पराजित हो जाता है और भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निम्नांकित ने प्रेरित किया था, वह कौन था? दौलत खान लोदी। अगला प्रश्न, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान कौन था? इब्राहिम लोदी का संबंधी था, उसे देश से निष्कासित कर दिया था। नंबर बी, इब्राहिम लोदी का संबंधी था तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। नंबर 3, दिलावर खान, जिसे इब्राहिम लोदी के हाथों क्रूर व्यवहार मिला, के पिता थे, है ना। डी, पंजाब प्रांत का एक उच्च अधिकारी जो अपनी जाति के प्रति इब्राहिम लोदी के व्यवहार से अत्यंत असंतुष्ट थे। तो प्रश्न आपका क्या है? बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान कौन था? तो आलम खान था आपका बी, इब्राहिम लोदी का संबंधी था तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। तो इब्राहिम लोदी का संबंधी मतलब यह उसका चाचा था। कौन? आलम खान। तो इसने क्या किया था? इसने बाबर को निमंत्रण भेजा था दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। तो प्रश्न क्या है? बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान कौन था? तो वह था इब्राहिम लोदी का संबंधी तथा वह दिल्ली का राज सिंहासन का दावेदार भी था। तो इब्राहिम लोदी का कौन लगता था? चाचा लगता था। अगला प्रश्न, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? हेमू,
राणा प्रताप, राणा सांगा, अलाउद्दीन खिलजी। तो खानवा के युद्ध में पराजित होने वाला राजा कौन था? वह थे आपके राणा सांगा। खानवा का युद्ध कब हुआ था आपका? 1527 ईस्वी में। तो बाबर राणा सांगा को पराजित कर देता है, लेकिन यह राजस्थान को अपने साम्राज्य में नहीं मिला पाता है ना। तो खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? राणा सांगा। राणा सांगा का नाम भी एक मिलता है, कौन? संग्राम सिंह। संग्राम सिंह भी इनका एक अन्य नाम है, किनका? राणा सांगा का। अगला प्रश्न, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? खानवा के युद्ध में, पानीपत के युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में, घाघरा का युद्ध में। तो प्रश्न क्या है? राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो किस युद्ध में की थी? वह की थी खानवा के युद्ध में। तो खानवा युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। तो डेट भी आपकी काफ़ी बार पूछ ली जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? खानवा के युद्ध में, पानीपत के युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो जिहाद की घोषणा किस युद्ध में बाबर ने की थी? वह की थी पानीपत के युद्ध में। पानीपत के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। किसके विरुद्ध? बाबर और इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। तो निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? पानीपत के युद्ध में। अगला प्रश्न, बाबर की 3 पत्नियां थी, निम्नलिखित में से कौन उसकी पत्नी नहीं थी? गुलरूस, माहम, गुलबदन, दिलबर। तो प्रश्न क्या है? बाबर की 3 पत्नियां थी, निम्नलिखित में से कौन उसकी पत्नी नहीं थी? वह नहीं थी आपकी गुलबदन। गुलबदन कौन थी? बाबर की पुत्री थी, जिसने क्या लिखा है? हुमायूंनामा लिखा है ना। तो गुलबदन किसकी पुत्री थी? बाबर की, ना कि इसकी पत्नी। तो इसकी पत्नी कौन कौन सी थी? गुलरूस, माहम और दिलबर। ये तीनों बाबर की पत्नियां थीं। अगला प्रश्न, इनमें से किसने बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया था? शेरवानी खां, अब्दुल्ला खां उज़्बेक, अबैउद्दौला खां या जॉनी बेग। तो प्रश्न आपका क्या है? इनमें से किसने बाबर को सरिये पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो सरिये पुल के युद्ध में पराजित करने वाला बाबर को कौन था? वह था शेरवानी खां। यानी शेरवानी खां ने क्या किया था? बाबर को पराजित किया था। किस युद्ध में? सरिये पुल के युद्ध में। अगला प्रश्न, मेहदी ख्वाजा कौन था? इब्राहिम लोदी का प्रधानमंत्री, बाबर का शासक, बिहार का शासक, बाबर का बहनोई या बाबर का भाई? तो प्रश्न आपका क्या है? मेहदी ख्वाजा कौन थे? तो मेहदी ख्वाजा कौन था? यह था बाबर का बहनोई। ऑप्शन नंबर सी। तो मेहदी ख्वाजा कौन थे? बाबर के बहनोई थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक हुमायूं के स्थान पर बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री मीर खलीफा की पसंद था? मेहदी ख्वाजा, मिर्जा कामरान, मिर्जा अस्करी, मिर्जा हिंदाल। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक हुमायूं के स्थान पर बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री मीर खलीफा की पसंद था? तो वह कौन था? वह था आपका मेहदी ख्वाजा। ऑप्शन नंबर ए। तो मेहदी ख्वाजा एक योग्य व कर्तव्यनिष्ठ, है ना, वो था शासक। लेकिन होता क्या है कि बाबर इसको पद नहीं देता। किसको? मेहदी ख्वाजा को। या किसको? दिल्ली सल्तनत वो गुलाम वो अपने मुगल वंश की किसको उत्तराधिकारी चुनता है? अपने बेटे को, यानी हुमायूं को। तो जब उसका प्रधानमंत्री था कौन? मीर खलीफा, बाबर का। वह कहता है कि आप हुमायूं को ना बना के मेहदी ख्वाजा को आप मुगल वंश का उत्तराधिकारी बनाएं। लेकिन बाबर इनकी बात नहीं मानता है और किसको बना देता है? अपने पुत्र हुमायूं को। तो प्रश्न क्या था? निम्नलिखित में से कौन एक हुमायूं के स्थान पर बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री मीर खलीफा की पसंद था? वह था मेहदी ख्वाजा। एक काफ़ी योग्य व्यक्ति था। राणा सांगा संबंधित थे खजुराहो से, मालवा से, मांडू से, मेवाड़ से। तो राणा सांगा कहाँ संबंधित थे? तो वो आपके मेवाड़ से संबंधित थे, है ना। ये युद्ध कौन से लड़ते हैं? खानवा के युद्ध। किसके विरुद्ध? बाबर के विरुद्ध। तो राणा सांगा संबंधित थे मेवाड़ से। अगला प्रश्न, वह मुगल सम्राट जिसके जीवन में धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर या अब्दुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन औरंगजेब। तो प्रश्न क्या है? वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। तो वह कौन था? वह था आपका जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर।
यह क्या करता है, ये काबुल को बार बार काबुल के शासक को तो पराजित कर देता है, लेकिन ये काबुल को अपने साम्राज्य में नहीं मिला पाता है। कौन? बाबर। तो ये काफ़ी बार असफल होता है, लेकिन अंत में उसको सफलता मिल ही जाती है, यानी काबुल को ये विजित कर लेता है। तो प्रश्न क्या है, वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, वह था जैनुद्दीन मोहम्मद बाबर। बल्कि यह हिम्मत नहीं हारा। कौन? बाबर। और अपने प्रयास को लगातार जारी रखे और अंत में वह काबुल को विजित कर लेता है। अगला प्रश्न, मस्तर-बीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, उसका नाम है दीवान, मुबाइन, प्रोसाडी और तुर्की संग्रह, बाबरनामा। तो प्रश्न आपका क्या है, मस्तर-बीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, उसका नाम क्या था? उसका नाम था मुबाइन। तो मस्तर-बीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, उसका क्या नाम था? मुबाइन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, बाबर की आत्मकथा कौन सी है? तुज़क-ए-बाबरी। जिस भाषा में लिखी गई थी वह थी फारसी, तुर्की, अरबी, उर्दू। तो प्रश्न क्या था, बाबर की आत्मकथा तुज़क-ए-बाबरी जिस भाषा में लिखी गई थी वह कौन सी भाषा थी? वह थी आपकी तुर्की भाषा। तो तुज़क-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। बाबर इस क्षेत्र का निवासी था, फरगना का, गंधार का, हिंदुकुश का, तिब्बत का। तो बाबर इस क्षेत्र का निवासी था। बाबर कहाँ का निवासी था? वह आपका था फरगना का। तो बाबर फरगना का निवासी था। अगला प्रश्न, गुलबदन बेगम पुत्री थी हुमायूं की, बाबर की, शाहजहां की, औरंगजेब की। तो गुलबदन बेगम पुत्री किसकी थी? वह थी आपकी बाबर की। हुमायूं की बहन थी और बाबर की पुत्री थी। तो गुलबदन बेगम कौन थी? बाबर की पुत्री।